नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। प्रधानमंत्री ने अभी अपने मन की बात जो वो रेडियो पे कहते हैं, रेडियो और टेलीविज़न चैनलों पर चारों तरफ उसको सुना जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपनी केंद्र सरकार या जहां राज्य सरकारें हैं उनकी वहां पर या कम से कम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, समर्थकों के बीच प्रचार का एक बड़ा माध्यम बना कर रखा हुआ है। चारों तरफ लोग बैठकर सुनते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात। इस बार की बात जो है उस पर मुझको चर्चा करना ज़रूरी इसलिए लग रहा है कि हिंदुस्तान में आज चारों तरफ हर दिन, अभी जिस वक्त मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ, देश में कई हजार लोग, शायद अगर मेरा अंदाज सही हो तो दसियों हजार लोग साइबर फ्रॉड के शिकार बन रहे होंगे। कोई बैंक के नाम पे धोखा दे रहा होगा, कोई पुलिस बनकर, कोई सीबीआई अफसर बनकर, कोई नारकोटिक्स ब्यूरो का अफसर बनकर, कोई कस्टम अधिकारी बनकर लोगों को धोखा दे रहे होंगे। कोई किसी कस्टमर केयर सेंटर का कॉल अटेंड करने वाला बनकर धोखा दे रहा होगा, जहां पर किसी व्यक्ति ने अपने फ्रिज या वॉशिंग मशीन या किसी चीज़ के ख़राब होने की शिकायत दर्ज कराई होगी। क्योंकि साइबर ठग जो हैं वो कंपनियों के असली नाम से मिलते जुलते डोमेन नेम बनाकर एक नकली कंप्लेंट सेंटर, शिकायत केंद्र खोल लेते हैं और ऐसे कस्टमर केयर सेंटर पर लोगों से जितनी जानकारी ले सकते हैं उसको लेते हैं, फिर तय करते हैं कि इनको कैसे धोखा दिया जाए। खासकर आज जिस बड़े धोखे की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस पे हम पहले भी कई बार अखबार में एडिटोरियल लिख चुके हैं, संपादकीय लिख चुके हैं। यहाँ पर भी हमने कैमरे के सामने कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात इस प्रसारण में उसके बारे में बड़े खुलासे से कहा है, इसलिए हम आज एक बार फिर उसकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि साइबर ठगी देश में तरह तरह से हो रही है। हर उम्र के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे ही शिकार हो जा रहे हैं या सिर्फ महिलाएं शिकार हो रही है या सिर्फ बूढ़े शिकार हो रहे हैं। हर किस्म के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। हालत ये है कि अभी कुछ अरसा पहले, कुछ हफ्ते पहले की बात है, दिल्ली के करीब के नोएडा में बसे हुए भारतीय फौज से रिटायर हुए एक मेजर जनरल, उनसे 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। उनको साइबर अरेस्ट, डिजिटल गिरफ्तारी, डिजिटल अरेस्ट ऐसा करके। ये क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? कुछ तो प्रधानमंत्री ने बताया है, लेकिन मैं आपको कुल मिलाकर इसके बारे में बतलाता हूँ। लोगों के पास टेलीफोन पहुँचते हैं, आप फलाने बोल रहे हैं, हाँ जी, ये आपका एक पार्सल मिला है एयरपोर्ट पर कस्टम्स को, ये आपके नाम से आया है, ये फलाने ने भेजा है, आपके रिश्तेदार रहते हैं अमेरिका में, उन्होंने भेजा है या दोस्त ने भेजा है या किसी ने भेजा है। कुछ बुनियादी जानकारी ये निकाल के रखते हैं जिसको धोखा देते हैं उसके बारे में, ताकि आपका दिमाग उसके आगे काम करना बंद कर जाए। अब आपको ये पता लगेगा कि आपके बेटे ने अमेरिका से आपको पार्सल भेजा है, उसमें नशा निकला है और न्यूयॉर्क की पुलिस को अलग से खबर हो गई है। आपको अलग से हम बतला रहे हैं कि आप तुरंत जाइए पुलिस में रिपोर्ट कीजिए इसकी कि आपके पार्सल में ये निकला है और इसमें 10 साल की कैद है। नार्को वो कानून की किताब दिखा देंगे, वीडियो कॉल पे ले आएंगे आपको, वहाँ पे एक कस्टम ऑफिस बना के रख देंगे, नाम की तख्ती रहेगी, पीछे कस्टम ऑफिस का बोर्ड लिखा दिखेगा, यूनिफॉर्म में लोग बैठ जाएंगे। ठग जो हैं वो आपको हर तरह से इस बात के लिए कन्विंस कराएंगे कि आपके सामान में कुछ ऐसा निकला है, आपके सामान में हथियार निकल गया है, AK-47 राइफल निकल गई है, आपके सामान में 26 पासपोर्ट मिले हैं नकली, जिसके आधार पे लोगों को अमेरिका में घुसाया जा रहा था।
अनंत कथाएं हैं, अनंत तरह की कथाएं हैं। ठग जो हैं वो जांच करने वालों से शायद अधिक कल्पनाशील रहते हैं। मैं अधिक समझदार तो नहीं कहूँगा, कल्पनाशील अधिक रहते हैं। वो लगातार देखते चलते हैं कि अभी कौन सा नुस्खा ज़्यादा चलेगा। पिछले 10 में से 8 लोग जिस झांसे में आए हैं वैसा ही झांसा ठीक है, और कोई ऐसी कहानी उन्होंने सुनाई जिसमें से 10 में से 2 ही लोग उसको सही मान रहे थे, 8 लोगों ने पकड़ लिया ये झूठी कहानी है। ये आते रहता है। मेरे ऑफिस में अभी कुछ हफ्ते पहले एक के पास आया, आपके आधार कार्ड से एक पार्सल बुक हुआ था, उस पार्सल में गांजा मिला है, ड्रग्स मिली है, आप तुरंत जाइए पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए। तो वो आपके शुभचिंतक बन के पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, फिर धीरे से आपको वीडियो कॉल पे ले आते हैं, फिर आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपके अकाउंट का नंबर देंगे, आपके घर का नंबर देंगे, आपके गाड़ी का नंबर बताएंगे, आप कहाँ से रिटायर हुए हैं वो बतला देंगे, परिवार में कितने लोग हैं वो बता देंगे, आपका पैन कार्ड नंबर दे देंगे। कुछ बुनियादी जानकारी जुटाने के बाद ठगी का सिलसिला चालू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा है इनका पहला दांव होता है आपकी व्यक्तिगत जानकारी। वह आपके बारे में इतनी जानकारी जुटाकर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दांव रहता है उनका भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, फ़ोन पे बातों बातों में इतना डरा देते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तीसरा दांव रहता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तीसरा दांव रहता है समय का दबाव। जैसे अभी फैसला करना पड़ेगा, आप अभी तय करो आप अकाउंट में पैसा डाल रहे हो कि नहीं। अगर नहीं डाल रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। 3:32 पे आपके यहाँ पहुँच जाएगी पुलिस लेने के लिए। इस तरह का एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, तनाव, आपको सोचने समझने का मौका नहीं देते। आपने एक बार वीडियो कॉल शुरू की तो वो कहेंगे कि आप फ़ोन को चार्जर पर लगा दो और रखो सामने, फ़ोन के सामने से हटना नहीं, फ़ोन चार्ज होता रहे लगातार आप वीडियो पे दिखते रहो। आप सामने से हटे और हमने नारकोटिक्स ब्यूरो को भेजा आपके घर। इस तरह का एक पैनिक क्रिएट करते हैं, एक दहशत पैदा करते हैं। अच्छा किया प्रधानमंत्री ने, हम इस बात को पहले भी उठाते आए हैं कि सरकार को जागरूकता अभियान छेड़ना चाहिए। इसके बारे में कहा जाता है कि करोड़ों लोग उनके मन की बात सुनते हैं या देखते हैं। तो अच्छा है, एक बार में अगर करोड़ों लोगों ने देख लिया है इसको, तो कम से कम इतने करोड़ लोग जो हैं ये खुद तो धोखा खाने से बचे ही जाएंगे। साथ साथ अपने घर के 2-4 लोगों को भी अगर बतला देंगे, आसपास के लोगों को बता देंगे, ऑफिस के लोगों को समझा देंगे, तो ये मामला 10 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है कि उतने लोग ये धोखा खाने से बच सकते हैं। हमने पहले भी इस बात को उठाया था कि सरकार को कुछ कल्पनाशील तरीके से जन जागरूकता करना चाहिए। हमने ये भी कहा था कि अलग अलग जातियों के संगठन हैं, रोटरी और लायंस जैसे जो क्लब हैं, जो कारोबारियों के संगठन हैं, जो कहीं महिला मंडल हैं, कहीं स्कूल और कॉलेज 11वीं 12वीं के बच्चे, वो भी अब मोबाइल फ़ोन रखते हैं, एटीएम कार्ड रखते हैं, वो भी धोखा खा सकते हैं, वो भी किसी झांसे में आके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बल्कि एक सेक्सटॉर्शन शब्द निकला है, सेक्स का डर दिखाकर एक्सटॉर्शन करना। ये दुनिया के कई देशों में स्कूली बच्चों में, जो टीनेजर हैं उनके बीच में बड़े तेज़ी से चल रहा है। अमेरिका में दर्जनों बच्चों ने खुदकुशी कर ली है दहशत में इसको लेकर। वहाँ आपको कोई लड़का है तो कोई लड़की, वो आपके इंस्टाग्राम पे कहीं पे कोई वीडियो कॉल करेंगे, आपको धीरे धीरे अपनी कही जाने वाली जो उनकी नहीं रहती है, कोई न्यूड तस्वीरें भेज देंगे, आपसे मांगेंगे। लोग जो हैं टीनेजर इस उत्साह में आ जाते हैं कि चलो किसी से दोस्ती हो रही है, नग्न तस्वीरों का लेना देना हो रहा है। वहाँ से लेकर वो आपके सेक्स वीडियो बना लेते हैं। आप अपने घर में हैं, बाथरूम में हैं, कमरे में हैं, आपके वीडियो बना लेंगे। एक बार वीडियो बन जाएगा, उसके बाद आपके फ़ोन पे कब्जा कर लेंगे,
कोई अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देंगे ताकि आपकी पूरी कॉन्टैक्ट बुक उनको मिल जाए, सारी फ़ोन बुक उनको मिल जाए, आपके फ़ोन के फ़ोटो वीडियो मिल जाएं। इस बीच उन्होंने आपके सेक्स के या अर्धनग्न या नग्न फ़ोटो उन्होंने जुटाई लिए हैं आपको वीडियो कॉल पर लेकर। उसके बाद जो ब्लैकमेलिंग का और उगाही का जो सिलसिला चालू होता है उसमें कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं। अब आप सोचिए, भारतीय सेना से रिटायर हुए, 80 बरस उम्र हो गई है, उम्र दराज है, हो सकता है ये साइबर ठगी का उनको अंदाज न हो, लेकिन बड़े फौजी अफसर रहे हुए हैं। उनसे 2 करोड़ रुपए राजस्थान के 3 लोगों ने ठग लिए, बैंक में ट्रांसफ़र करवा दिए उनसे। बैंक मैनेजर उनको कहता रहा इतनी बड़ी रकम आप मत भेजो, लेकिन उन्होंने भेज ही दिया। किसी तरीके से उनको फंसा लिया था। हो सकता है उनको कहा हो कि आप जब फौज में थे पाकिस्तान को आपने दस्तावेज भेजे हैं, हमको मिल गए हैं। क्या कहा होगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन ठगों का कोई ईमान तो है नहीं। उन्होंने कोई गीता, कुरान, बाइबिल पे हाथ रख के कसम तो नहीं खाई है कि सच कहेंगे। मुझको प्रधानमंत्री के ये कहने से एक बात सूझ रही है। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जिनको करोड़ों लोग सुनते हैं, चाहे उनके समर्थक सुनते हों, उनके भक्त प्रशंसक सुनते हों, पार्टी के लोग सुनते हों, जो भी सुनते हों, लोग तो लोग हैं। मुझको ऐसा लगता है, और आज मैं इसी मकसद से यहाँ पर बोल रहा हूँ, मुझको ऐसा लगता है कि हर प्रदेश में, देश में बहुत से मशहूर लोग हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर, अगर अमिताभ बच्चन ऐसे किसी साइबर फ्रॉड के बारे में, डिजिटल अरेस्ट के बारे में अगर खुलासे से कहे, तो मुझको लगता है कि अमिताभ बच्चन को जानने वाले लोग जो हैं वो उसको देखेंगे, सुनेंगे। मुझको लगता है कि विराट कोहली जैसे मशहूर लोग जो हैं, या शाहरुख खान हैं, और भी बहुत से लोग हो सकते हैं। अलग अलग लोगों का फ़ैन क्लब अलग अलग होता है। अनुष्का शर्मा है विराट कोहली की पत्नी, और बहुत सारे फिल्म कलाकार हैं, क्रिकेट सितारे हैं। हिंदुस्तान में इन 2 का चलन ज़्यादा है। मुझको लगता है कि केंद्र सरकार को अगर ठीक लगे तो उनको राहुल गांधी जैसे लोगों से भी अनुरोध करना चाहिए कि आप भी कहिए। आपके समर्थकों का एक आधार है, आप कहेंगे तो आपके भी लोग सुनेंगे, इतने लोग देखते सुनते हैं। इस्तेमाल करना चाहिए। कुल मिलाकर तो सरकारों की परेशानी है। केंद्र सरकार को ठीक न लगे तो जो कितना 2 राज्यों में शायद कांग्रेस की सरकार है, अभी 3 राज्यों में, वहाँ के मुख्यमंत्री राहुल गांधी से प्रचार करवा लें साइबर जागरूकता का, डिजिटल अरेस्ट जैसे धोखे का, इसके खिलाफ प्रचार करवा लें। कुल मिलाकर देश की हालत अभी गड़बड़ है। लोगों के बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ दिया गया है, किसी को वोटर आईडी से जोड़ दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ दिया गया है। लोगों की जानकारी, कई लोग उत्साह में अपने फ़ोन नंबर फेसबुक पर धड़ल्ले से लिख देते हैं। मैं मना भी करता हूँ कुछ लोगों को, लेकिन लिखते रहते हैं। व्हाट्सएप में लोग अपना नंबर चारों तरफ फैला देते हैं, लोगों को लगता है प्रचार होगा। कई तरीके से लोग अपनी जानकारी ऐसा जैसा चींटी को आटा देते हैं, इस तरह से ठगों के लिए अपनी जानकारी, निजी जानकारी को बिखरा के रखते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो जालसाज हैं, ठग हैं, वो आपके परिवार की जानकारी को जुटा लेते हैं। आपको कहेंगे कि सितंबर के महीने में जब आप सिंगापुर गए थे, उस वक्त एक लड़की ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, वहाँ से हाई कमीशन से हमारे पास जानकारी आई है, उसने आपके खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज की है। वो बतला देंगे कि आप वहाँ होटल सेंचुरा में रुके थे और वहाँ की वेटर है। अब आप हड़बड़ा जाएंगे क्योंकि आप सितंबर में सिंगापुर गए थे, वहाँ होटल सेंचुरा में रुके थे, लेकिन ये सब जानकारी आपने खुद ने फेसबुक पर पोस्ट की थी और जालसाजों ने वहाँ से निकाल के आपकी एक प्रोफाइल तैयार कर ली है पूरी। आज हालत ये हो गई है, मैं बतलाता हूँ आपको, आप हैरान रह जाएंगे।
हिंदुस्तान के लोगों को ऐसी ठगी और जालसाजी के लिए, हिंदुस्तान के दूसरे कई देशों के लोगों को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ऐसी जगहों पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ से उनको बंधुआ मजदूर बना के उनको म्यांमार ले जाते हैं, किसी और देश ले जाते हैं, वहाँ पे उनको बंधुआ मजदूर बनाकर कैद करके रखा जाता है और वहाँ से रात दिन उनसे ऐसे कॉल सेंटर पे लोगों की धोखाधड़ी करवाई जाती है। उनके पास स्क्रीन पे एक तरफ खुला रहता है आपका प्रोफाइल, दूसरी तरफ आपसे बातचीत हो रही है, तो फ़ोन पर स्क्रीन पर आपका वीडियो चल रहा है। वो आपको बतला रहा है कि आपके बेटे रहते हैं ना वहाँ पर लॉस एंजलिस में, तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने खुद ही इस बात को पोस्ट किया था, या वो आपके फेसबुक पे आपके रिश्तेदारों के नाम देखकर उनके पेज पर जाकर वहाँ से जानकारी आपकी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा साइबर सुरक्षा के बारे में ये भी समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर आपने जितने उत्साह से अपने बारे में लिखते हैं, निजी बातों को लिखते हैं, उसको भी सोचिए कि क्या सचमुच इतना ज़रूरी है। और कम से कम जो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं उसको अपने पहचान के लोगों, अपने दोस्तों की लिस्ट तक सीमित रखिए, कोई भी अनजान व्यक्ति उसको ना देख सके। अगर निजी चीज़ें हैं तो उसमें फेसबुक वगैरह पे हर पोस्ट के साथ सेटिंग रहती है कि ये फ़ोटो या ये वीडियो या ये कमेंट आपका आप किन लोगों को दिखाना चाहते हैं, किन को नहीं दिखाना चाहते हैं, रहता है उसमें। थोड़ा सा जागरूक बनिए, थोड़ा सीखिए। अगर आप बड़े हैं तो बच्चों से सीखिए, बच्चे हैं तो दोस्तों से सीख लीजिए। तो मैं अभी कुल मिलाकर यही कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री ने इतने खुलासे से डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करके, और ये बात सरकार के अलग अलग स्तरों से पहले भी आ सकती थी, लेकिन पहली बार आई है। पहली बार उन्होंने कहा है कि कोई भी जांच अफसर, किसी भी एजेंसी के कोई भी जांच अफसर आपको वीडियो कॉल नहीं करते। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये प्रधानमंत्री की बात को मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन इस बात को उन्हीं के नाम सहित आप 100 लोगों को कम से कम बतलाइए। पहले आपको ध्यान है ना, एक आता था संतोषी माता का एक पर्चा रहता था, शुक्रवार को जो संतोषी माता की पूजा करेंगे, खट्टा नहीं खाएंगे, गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाएंगे, उनको ऐसा होगा, गड़ा खजाना मिलेगा। जो नहीं करेंगे, ऐसे एक साहूकार का बेटा जहाज में जा रहा था, तूफान आया, समुद्री डूब के मर गया, ऐसा कई तरह का। वो एक अलग किस्म का फ्रॉड था। वो प्रिंटिंग प्रेस वाले चलाते थे, क्योंकि वैसे पर्चे जो हैं, ऐसे 21 पर्चे आप लोगों को बांटेंगे तो आपका भला होगा। तो लोग जाते थे मोहल्ले के प्रिंटिंग प्रेस में, संतोषी माता वाला 21 पर्चा देना, 5-10 ज़्यादा ले लेते थे कि कहीं 21 से कम ना हो जाए, फिर उसको बांटते थे। जिन लोगों को मिलता था वो फिर कोई प्रेस ढूंढते थे, स्टेशनरी स्टोर जाते थे, वो फिर लेके आते थे। तो कुल मिला के किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले का शुरू किया हुआ ये एक किस्म का नेटवर्क मार्केटिंग की जालसाजी का धंधा था, जो संतोषी माता के नाम पर खूब चला था उस वक्त। अभी आपने नाम सुना नहीं होगा। मैं शायद उस समय स्कूल या कॉलेज में था जब मेरे शहर में ये फिल्म उतरती ही नहीं थी। पता नहीं, साल दर साल चलते रहती थी ये फिल्म, और वहाँ पर टिकट खिड़की से टिकट के साथ साथ गुड़ चने का प्रसाद भी दिया जाता था। तो कुछ ऐसी दीवानगी थी। अभी खैर उस तरह की कोई दीवानगी नहीं दिख रही है, अभी दहशत ज़्यादा दिख रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस एक लाइन को चारों तरफ फैलाइए, कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल नहीं करती है। पहला, मेरा तो ये कहना है आपसे, जब तक आपके परिवार के बहुत करीबी लोग न रहें, जब तक बहुत ही करीबी दोस्त न रहें, कभी वीडियो कॉल न कीजिए, न किसी वीडियो कॉल को अटेंड कीजिए। क्यों कोई देखना चाहेगा कि आप कैसे रहते हैं, क्या है। मेरे पास तो किसी अनजान नंबर का वीडियो कॉल आता है, मैं पहला काम करता हूं उसको काटता हूं और नंबर को ब्लॉक कर देता हूं। जो मेरे पहचान का नहीं है वो क्यों मुझसे वीडियो कॉल पे बात करे, ब्लॉक कर देता हूं मैं तुरंत। मैं मान के चलता हूं कि अनजान नंबर का वीडियो कॉल ये सिवाय जालसाज और कोई नहीं करेंगे।
तो मैं थोड़ा बचे रहता हूँ। अभी मैं हमले से थोड़ा बचा हुआ हूँ। हर 2-4 दिन में 1-2 नंबर ऐसे ब्लॉक करने पड़ते हैं जो वीडियो कॉल आता है। फिर हो सकता है उधर से कोई लड़की रहे, एक दो लड़की बनकर भी किसी ने प्रोफाइल फ़ोटो में लड़की का फ़ोटो लगाया, हेलो हाउ आर यू, इस तरह का। तो मैंने भी मज़ा लेने के लिए जवाब दिया, ठीक हूँ मैं, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन, अकेले हैं क्या। तुरंत ही अंग्रेजी टाइपिंग में, रोमन टाइपिंग में, हिंदी भाषा में उतर आए, अकेले हैं क्या, अकेले हो तो वीडियो कॉल चालू करो। तो मैंने लिखा नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो जब अकेले रहोगे वीडियो कॉल चालू करना, या अभी बाथरूम में चले जाओ, जाके वीडियो कॉल चालू करो। ये धंधा है रोज का। तो मैं नंबर चूंकि ब्लॉक करते चलता हूँ, तो इसलिए मेरे पास अब थोड़ा कम आता है, लेकिन 2-4 दिन में एक आध ऐसा कॉल आता था या मैसेज आता था। व्हाट्सएप पे एक प्रोविज़न है कि आप ऐसे मैसेज या कॉल करने वाले नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको कहता है कि हम आखिरी के 5 मैसेज जो हैं आपके इनके बीच के, वो हम देख सकेंगे अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो। देखने दीजिए, अगर आपने कोई आपत्तिजनक बात नहीं लिखी है तो। मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है, इसको एक बड़ी चेतावनी आपको मानना चाहिए। अपने आप को अनजाने नंबर के कॉल से, किसी धमकी से, दहशत से, डिजिटल अरेस्ट की धमकी से, किसी भी कस्टम, नारकोटिक्स, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की धमकी से आज़ाद रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा है कि कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल नहीं करती, तो आपको ये सच मान लेना चाहिए। मेरी भी जानकारी यही है कि राज्य सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एसीबी, ईओडब्ल्यू जो आर्थिक अपराधों की जांच करती है, इनमें से कोई वीडियो कॉल नहीं करती। ना आपको किसी अनजान को वीडियो कॉल करना चाहिए। कुल मिलाकर न केवल डिजिटल अरेस्ट, बाकी किसी भी तरह का ओटीपी बता दो, ये करो, पैसा बैंक का साफ हो जाए। लोग 4-4 दिन, 5-5 दिन डिजिटल अरेस्ट में रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। कैमरे को ऑन करके, वीडियो कॉल ऑन करके सोए हैं। 2-3 घंटे बाद उठे तो फिर वहाँ से आवाज़ आती है, बाथरूम जाओगे तो लेके जाना फ़ोन को, ताकि आप वहाँ जाके किसी दूसरे फ़ोन से किसी से बात न कर सके। इतना दहशत में आपको ला देते हैं कि आप भूल जाते हो कि आपके पास दूसरे कमरे में कोई फ़ोन है, या लैंडलाइन है, या मोबाइल है, आप उससे कहीं और बात कर सकते हो। आपको दहशत में लाना जो है, आपके मनोविज्ञान को ये किसी पेशेवर मनोवैज्ञानिक जैसा समझते हैं। धोखा देने वाले तेज रहते हैं, मूर्ख नहीं रहते हैं। धूर्त कभी मूर्ख नहीं रहते, याद रखिएगा। तो आज बस इतना ही। मैं केवल यही सुझाव देने आपको यहाँ आया हूँ कि अगर आप किसी सत्ता पर बैठे हुए हैं, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पुलिस के मुखिया हैं, कुछ हैं, तो आप अपने प्रदेश के जो बहुत मशहूर लोग हैं उनसे क्षेत्रीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, जिसमें कहलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसी का मैटर दोबारा बना लीजिए, उनसे कहलवाइए अलग अलग लोगों से, उसको व्हाट्सएप पर बांटिए और कहिए लोगों को कि इसको आगे बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए उसको, पैसा भी नहीं लगता है ज़्यादा। सोच के देखिएगा। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने कोई काम की बात कही है, तो इसका लिंक भी औरों को बढ़ाइएगा। ये अपने आप में एक जागरूकता की बात है। इसका श्रेय मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को दे रहा हूँ। आपके जान पहचान में कोई बड़े लोग हैं, मशहूर लोग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ी गायक हैं, कोई टीवी चैनल में काम करने वाले मशहूर लोग हैं। इन लोगों की सेवाएं भी लेना चाहिए सरकार को, पुलिस विभाग को, साइबर फ्रॉड पकड़ने वाले विभाग को लेना चाहिए इनकी सेवाएं। इस बात को बढ़ाइए। इस वीडियो का लिंक भी आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। कई तरह का धोखा खाने से लोग बच सकते हैं अगर आप इसको भेजेंगे तो। फिर मिलेंगे हम, और आपको अगर ये YouTube हमारा पसंद आया हो
तो आप हमारे चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आपके आसपास के किसी के साथ। अपना नंबर वगैरह मत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ये नहीं छोड़ेंगे नशा तो कैंसर भी आपको नहीं छोड़ेगा। मैं देख रहा था एक छत्तीसगढ़ में किसी एक जगह पर एक बड़ी कंपनी के ब्रांड की बीड़ी, उसकी नकल करके उसमें लोकल अपने घर में बीड़ी बना के भर के कोई बेच रहा था, गिरफ्तार हुआ है, पुलिस ने पकड़ा है उसको। उस पर किसी एक जर्नलिस्ट ने ट्विटर पर या कहीं पर आज सुबह लिखा है कि बीड़ी तो नकली थी, लेकिन इसको पीने से जो कैंसर मिलेगा वो एकदम असली रहेगा। अच्छी लाइन है ये। एक टीवी जर्नलिस्ट हैं, एक महिला, उन्होंने शायद अपने ट्विटर पेज पे ये लिखा है कि बीड़ी तो नकली है, लेकिन इसमें कैंसर जो ला के देगी वो असली रहेगा। सोच के देखिएगा, लोगों को जागरूक कीजिए तंबाकू के खिलाफ, अपने आसपास के लोगों को बोलिए। दूसरी बात बताऊं, जो संतोषी माँ या दूसरे धार्मिक चीज़ों के जो पर्चे आते थे, 21 पर्चा बांटिए नहीं तो बुरा होगा, ये शिरडी साईं बाबा का भी बहुत आता था पर्चा ऐसा एक समय। ऐसे ही आप तंबाकू के खिलाफ पर्चे छपवा लीजिए, आपकी क्षमता हो तो 100-200 छपवा लीजिए। जहां आपको कोई तंबाकू खाते पीते दिखे उसको एक पर्चा दीजिए, उसमें नीचे ये भी छपवा दीजिए। अगर आप ऐसे 21 पर्चे छपवा कर बांटेंगे तो लोगों में जागरूकता फैलेगी और तंबाकू का चलन घटेगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। हिंदुस्तान में लोग थोड़ा धर्मालु हैं, पाप पुण्य को ज़्यादा मानते हैं। मैं बिना पाप पुण्य बोलते रहता हूँ, इतना नसीहत उसको नहीं सुनते हैं लोग। आप धर्म का नाम जोड़ के चला के देखिएगा, आपका सिक्का ज़्यादा चलेगा। फिर मिलेंगे।